हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 65 है वो एज यूजुअल डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर होने वाला है। बट बेटा, ये आज की हमारी आखिरी क्लास होगी। यहाँ पर बेसिकली हम वंस अगेन यही चीज़ें सारी पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट बना सकते हैं, कैसे हम एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। हमने यही देखना है। बट एक आधे कॉन्सेप्ट मैं आपको आज की क्लास में बेटा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा जो कि इस तरीके से है कि एबीसी आपके पास पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सीज डाइड हो रहे हैं बेटा 30 जून 2016 को। याद रखें 30 जून 2016 को हमारा एक पार्टनर है सी, उसकी डेथ हो रही है। कह रहे हैं आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹70,600। कि इन्होंने कहा सीज कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम सारे पॉइंट्स डालते हैं, ओपनिंग कैपिटल, एवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, गुडविल वगैरह जो हम डाइट पार्टनर को पे करते हैं, डिजीज पार्टनर को, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज होते हैं, ठीक है, इन जो अप टू द डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट होता है जिसे हम पीएनएल सस्पेंस के नाम से देते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब चीज़ें एडलेस करने के बाद इनका जो बैलेंस आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 70,600 आ रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बेटा सीज का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। तो इन्होंने ऑलरेडी ऐसा एज्यूम करो कि सीज कैपिटल अकाउंट बना दिया होगा। और जो कैपिटल, जो डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें हमारा पार्टनर टी डाइड हो रहा था, तो हमने जब टीस का कैपिटल अकाउंट बनाया था तो सारी चीजें एडलेस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस आता है ना, वो इन्होंने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करके दे रखा है सी का, जो हम एग्जीक्यूटर को देते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई, जिसका अमाउंट कितना है 70,600। कह रहे हैं सीज के एग्जीक्यूटर को पे करना है तुरंत 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। हमारा पार्टनर डाइड हो रहा है 30 जून 2016 को, बट जस्ट अगले दिन ही हमें सीज के एग्जीक्यूटर को 10,600 रुपये पे करने हैं। बाकी जो बचा कुचा बैलेंस है हमें उसे 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी 3 साल में पे करना है इक्वल तरीके से। यानी अगर मान लीजिए कि 70,600 हमें पे करना है, जिसमें से 10,600 हम पे करके आ गए, यानी तुरंत इमीडिएटली हम पे कर रहे हैं, तो कितना पे करना है फिर हमने सीज के एग्जीक्यूटर को, लेस कर दीजिए, 60,000 पे करना है अभी भी। तो हम 3 साल में पे करेंगे इक्वल तरीके से, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो हर साल आपको कितना देना है, 20,000 करके पे करना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। और जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो स्टार्ट होगी 30 जून 2017 से, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं देते तो फिर ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाता, 6% पर एनम। ठीक है, और ये किस पे लगेगा, ऑन द अनपेड अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर बेटा रेट दे रखा है तो हमें यही रेट फॉलो करना है। बट कभी कभी क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट देना तो है पर रेट नहीं देता, तो फिर आपको पता है अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है या एग्जीक्यूटर को जो यहाँ पे किया जाएगा, फिर वो किया जाएगा 6% पर एनम बेसिस पे। फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स को ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन में ना बेटा देखो, आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट ही बनाना है और उन्हें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करके दिखाना है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें पेमेंट शेड्यूल बताऊं तो ये पेमेंट शेड्यूल है। ठीक है, देखो डाइड कब हो रहा है, वो 30 जून 2016 को डाइड हो रहा है। तो आपका जो पेमेंट शेड्यूल है 2016, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से सन चेंज हो जाएगा 2017, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो पहली पेमेंट आपकी जून की होगी। फिर उसके बाद आपका जुलाई 2017 से लेके जून 2018 तक ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पीरियड रहेगा। फिर 30 जून 2018 को आकर आप अपनी दूसरी पेमेंट कर देंगे। फिर ऐसी 2018 से लेके 2019 यानी जुलाई से लेके जून तक आपका ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पीरियड रहेगा। और 30 जून को आकर आप अपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर देंगे। बोलो क्या आपको बात आई समझ में? हाँ समझ में आई सर। बट देखो, आप जब 30 जून को पेमेंट करने जाएंगे ना तो प्रॉब्लम पता है क्या है, मार्च में बीच में ही ना कहीं हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट सेपरेट दिखाना पड़ेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट सेपरेट दिखाना पड़ेगा, फिर वो इकट्ठा ज्वाइंट हो जाएंगे बेटा।
और 30 जून को जब मैं पेमेंट करूंगा तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा कि जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट भी जो 20 हज़ार देना वो तो देंगे ही, और उसके साथ हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, क्योंकि हम अपने एग्जीक्यूटर को लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो लेट का ना इंटरेस्ट चार्ज होता है बेटा, जितना लेट पेमेंट करेंगे उतना इंटरेस्ट होगा। पर इंटरेस्ट ना एक साथ 12 महीने का नहीं लग पा रहा, क्योंकि हमारा पार्टनर ना अप्रैल में डाइड नहीं हुआ। अब सोचो अगर अप्रैल में डाइड हो जाता तो अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने होते, तब बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाता कि पार्टनर का जो पेमेंट शेड्यूल है वो भी अप्रैल से मार्च और हमारा अकाउंटिंग ईयर भी अप्रैल से मार्च, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो बता के थोड़ी होती है बेटा, कभी भी किसी भी पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे ना हमारे पार्टनर की डेथ 30 जून को हो गई, मिड ऑफ द ईयर में हो गई, बीच में कहीं हो गई। तो अब क्या हो रहा है ना कि बीच बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो हमें 9 महीने का ना सेपरेट इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा अलग, और फिर 3 महीने का जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इंटरेस्ट आ रहा है उसको अलग दिखाना पड़ेगा। फिर दोनों को इकट्ठा ज्वाइंट करेंगे बेटा और पेमेंट कर देंगे 30 जून को। तो हर इंस्टॉलमेंट में ना बेटा यही कहानी होने वाली है कि 9 महीने का इंटरेस्ट अलग लगेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अलग लगेगा, फिर फाइनली 30 जून को आकर आप अपने 12 महीने का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर देंगे। बोलो क्या आपको शेड्यूल समझ में आया? द आंसर इज यस। अब क्योंकि सीज एग्जीक्यूटर एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की, ये सबको पता है बेटा, 12th में आ चुके हो तो इतना तो सबको क्लियर हो गई। और क्योंकि एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है तो जितनी लाइबिलिटीज एग्जीक्यूटर के अकाउंट में बोलते हैं ना, आप फेवरेबल चीजें डालते रहते हो, जितना आप इनका अकाउंट बढ़ाओगे एग्जीक्यूटर का, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, और एग्जीक्यूटर को आप जितना पे करते चले जाओगे ना बेटा उतनी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ना बेटा जो सीज का कैपिटल का बैलेंस है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा 30 जून 2016 को। तो देखो 30 जून 2016 को हमने लिखा बाई सीज कैपिटल अकाउंट, ये 70,600 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये आपको पता भी है, आपने प्रीवियस क्लास में देखा है कि जो कैपिटल का बैलेंस होता है डाइट पार्टनर का वो यहाँ एग्जीक्यूटर में आ जाता है। फिर हमने देखो नेक्स्ट ही डेट 1 जुलाई 2016 को तुरंत हमने टू बैंक अकाउंट कर कर पेमेंट कर दी, कितनी? 10,600, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सीज के एग्जीक्यूटर को पे करना है 10,600 1 जुलाई 2016 को। तो हमने जस्ट अगले दिन उन्हें पेमेंट भी कर दी, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई बेटा? रिड्यूस हो गई। और जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट ही होता है। इसके बाद मेरे बच्चे अब हम जाएंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट का जो डेट है पे करने का वो कब है? 30 जून 2017 को, है ना? 30 जून 2017 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट बट 30 जून 2017 को जब हम बेटा पे करने जाएंगे तो उससे पहले तो हमारा अकाउंटिंग ईयर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो 2017 31 मार्च, है ना, देखो 2017 सन चेंज हो गया ना जैन से, तो 2017 31 मार्च को मैं अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करूंगा। पर क्लोज करने से पहले मैं 9 महीने का पहली इंटरेस्ट का जो पहली इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ड्यू कर दूंगा। कहूंगा कि भाई इंटरेस्ट अकाउंट, ये मेरी पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। अनपेड अमाउंट कितना है? 60,000, क्योंकि अभी मैंने 60,000 नहीं दिया, तो 60,000 का 10%, क्योंकि 10% पे 10% का रेट जो है वो इंटरेस्ट का है। तो 60,000 हम 60,000 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे 10%। कितने महीने के हिसाब से बेटा? 9 महीने के हिसाब से, क्योंकि हमें पहले 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो यहाँ पे 9/12 कर देंगे, 12 महीने में से 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और ये सेपरेटली निकल कर आ जाएगा 4,500। इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये 4,500 का इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। और क्योंकि ये ड्यू किया है तो इट मीन्स ये हमें एग्जीक्यूटर को देना है। इससे बेटा एग्जीक्यूटर का अकाउंट ना बढ़ जाएगा और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड। और क्योंकि अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं मार्च को, पेमेंट तो हम 30 जून को करेंगे, इसलिए बेटा यहाँ पर हम मार्च में जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं तो हम अपना बैलेंस निकालेंगे कि फाइनली अभी हमें एग्जीक्यूटर को कितना बैलेंस पे करना है। तो हम कहेंगे 70,600 और 4,500 ये हमें पे करना है, ठीक है। यानी टोटल पे करना है 75,100, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल होगा। तो 75,100 पे करना है, जिसमें से 10,600 हम इमीडिएटली पे करके आ चुके थे 1 जुलाई 2016 को। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017 को हमें कितना बैलेंस पे करना बाकी है? 64,500। यही बैलेंस बेटा फिर ट्रांसफर होगा मार्च से 1 अप्रैल को। तो बेटा ईयर तो सेम रहेगा 2017, पर हमारा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे 1 अप्रैल में, तो हम लिखेंगे ये क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन। पर जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये ट्रांसफर होगा यानी 1 अप्रैल 2017 को, तो ये बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
500। अब क्योंकि मेरी जो पेमेंट डेट है वो कब हो रही है बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट की 30 जून को, तो मुझे ना अब अप्रैल से जून 3 महीने का इंटरेस्ट भी और ड्यू करना पड़ेगा। तो 30 जून 2017, क्योंकि सेम सन है बेटा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये पहली ही इंस्टॉलमेंट का है, तो इसलिए ध्यान रखना, मैंने ये 1 इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लग रहा है। अनपेड अमाउंट अभी भी 60,000 ही है, जो अभी तक एग्जीक्यूटर को आपने दिया नहीं है। इस पर 10% अप्लाई होगा 3 महीने के हिसाब से आउट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 12 में से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर अनपेड अमाउंट 60 थोड़ी है, अब तो 64,500 हो चुका है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। तो हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो देना बाकी है एग्जीक्यूटर को, इस पे इंटरेस्ट लगता है, अनपेड अमाउंट पे लगता है। तो अनपेड अमाउंट तो कितना है बेटा, 60,000 ही है ना, 4,500 तो क्या ऐड हो चुका है, इंटरेस्ट ऐड हो चुका है ना, उसको अलग करो, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो 60,000 पे 10% लगाए 3 मंथ्स के हिसाब से, तो 1500 का क्या निकल कर आ गया मेरे बच्चे, इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो बताइए 9 महीने का इंटरेस्ट और 3 महीने का इंटरेस्ट, टोटल मिलाकर ये कितना हो गया बेटा, 6,000। तो मैं क्या करूंगा, जब 30 जून को पेमेंट करने जाऊंगा ना, पेमेंट करने जाऊंगा 30 जून 2017, तो टू बैंक अकाउंट करके 20,000 तो प्रिंसिपल के दूंगा, 6,000 रुपये इंटरेस्ट के भी देकर आऊंगा, और टोटल कितना दे दूंगा, 26,000। तो इस 64,500 में से 20,000 तो मैंने इंस्टॉलमेंट के पे कर दिए, और इसके अंदर जो 4,500 का इंटरेस्ट है, बोले तो ये वाला इंटरेस्ट इसी के अंदर ऐड हो रखा है। तो जो 4,500 का इंटरेस्ट है और जो 1,500 का इंटरेस्ट है, वो हम यहाँ पर 6,000 रुपये का पे कर रहे हैं। तो 20,000 प्रिंसिपल का, 6,000 इंटरेस्ट का, टोटल कितनी पेमेंट कर दी, 26। और बेटा जब हम पेमेंट करते हैं तो एग्जीक्यूटर नाम की जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए कम हो जाती है, तो डेबिट होता है। फिर इसके बाद मेरे बच्चे, फिर हम आएंगे नेक्स्ट, बोलते हैं ना कि अपने पेमेंट शेड्यूल में, जो कि है जुलाई से लेके जून तक, है ना, जुलाई से लेके जून, जुलाई 2017 से लेके जून 2018। तो मुझे बताओ फिर हम क्या करेंगे, जुलाई से लेके मार्च तक दोबारा 9 महीने का क्या लगाएंगे, प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में क्या लगाएंगे, 9 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर ना प्रेजेंट स्टार्ट हो गया था अप्रैल से, बट खत्म कब होगा, 2018 मार्च में। तो मैं क्या करूंगा, देखो 9 महीने का इंटरेस्ट फिर अलग करूंगा, और 3 महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में दिखाऊंगा। फिर 30 जून को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाकर हम पे कर देंगे। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 2018 31 मार्च को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2018 31 मार्च, और 9 महीने का दोबारा से इंटरेस्ट क्या करूंगा, दोबारा से ड्यू करूंगा। कहूंगा पर अब अनपेड अमाउंट कितना है, 40, क्योंकि 60,000 में से 20,000 रुपये मैं प्रिंसिपल अमाउंट के दे चुका हूँ। तो मेरे बच्चे कितना बचा अमाउंट, 40,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, बट कितने महीने के हिसाब से, 9 महीने के हिसाब से आउट ऑफ 12 मंथ। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 3,000 का क्या निकल कर आएगा, इंटरेस्ट, क्या निकल कर आएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्योंकि अभी तो हम पेमेंट कर नहीं रहे हैं, अभी तो पेमेंट होगी नहीं, पेमेंट तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट होगी 30 जून 2018 को, बट क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो इंटरेस्ट हमने 9 महीने का ड्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है तो एज यूजुअल क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 69,000, और यही हमारा डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 69,000। बट क्योंकि हम पेमेंट करके कितने आ चुके हैं, 26,000, तो अभी भी बैलेंस कितना देना बाकी है बेटा एग्जीक्यूटर को, 43,000 देना बाकी है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस। फिर क्या होगा बेटा, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2018 को, ये 2018 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी अब हम मार्च से कहाँ आ गए, अप्रैल में, अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ गए, अप्रैल टू मार्च अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही अप्रैल में आएंगे, तो अभी तो सन सेम ही है, 2018 ही है, तो यहाँ पे देखो 2018 1 अप्रैल, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,000। बट क्योंकि अब मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट है 30 जून 2018 को, तो मैं बेटा अब इंस्टॉलमेंट पे करने जाऊंगा, बट मुझे सबसे पहले 30 जून 2018 को इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा 3 महीने का। बार बार दिखा रहा हूँ मैं आपको ये शेड्यूल, याद रखना, कभी कंफ्यूजन हो तो रफ में जाकर आप ऐसे बना सकते हो, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस करना इतनी कि ये दिमाग में ही छप जाए आपके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कराया कि हर तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम ना आए मेरे बच्चे। बट यस,
अब आपको 3 महीने का क्या करना है, इंटरेस्ट और ड्यू करना है। 9 महीने का आप कर चुके हो दूसरी इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट का ड्यू, बट 3 महीने का और करना है, ठीक है। तो 3 महीने का देखो हमने करा है, 40,000 का 10% इंटू 3/12 कितना है, 1000। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट था 9 महीने का वो कितना था, 3000। और सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो 3 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है 3 महीने का वो कितना है, 1000। तो ये 3000 और 1000 मिलकर कितना होता है, 4000। तो हो गया ना 12 महीने का इंटरेस्ट 4000। और अब हम क्या करेंगे, जब पेमेंट डेट है अब हमारी 30 जून 2018 को, तो मैं जब 30 जून 2018 को पेमेंट करने जाऊंगा टू बैंक अकाउंट, तो 20,000 तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट का दूंगा ही दूंगा, और 4000 रुपये, 3000 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट, 1000 हमारा 3 महीने का इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया, 4000। तो ये 12 महीने का इंटरेस्ट भी मैं देकर आ जाऊंगा, टोटल कितना हो जाएगा, 24,000। और जैसे ही बेटा मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ना, वैसे ही सीज एग्जीक्यूटर नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमने उनको पेमेंट कर दी। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेमेंट शेड्यूल है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, वो है जुलाई से जून। तो वही है, देखो जुलाई से मार्च तक मुझे दोबारा 9 महीने का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, और अप्रैल से मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में दिखाना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है अकाउंटिंग ईयर, वो चल रहा है 2018 1 अप्रैल से लेके 2019 31 मार्च, है ना। अप्रैल से लेके मार्च तक ये हमारा 1 साल का अकाउंटिंग ईयर है। तो देखो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट लगना चालू होगा वो जुलाई से लेकर जून तक होगा। तो जुलाई से लेकर मार्च तक अलग लगाऊंगा 9 मंथ्स का, और अप्रैल से लेकर जून 3 महीने का अलग लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है मार्च में, मार्च 2019, तो मैं क्या करूँगा, 2019 31 मार्च को पहले मैं इंटरेस्ट ड्यू करूँगा 9 महीने का बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और कहूँगा 20,000 की पेमेंट अभी भी मुझे करनी बाकी है, क्योंकि देखो 60,000 में से 20,000 में एक बारी दे चुका हूँ, 20,000 में एक बारी दे चुका हूँ, टोटल 40,000 दे चुका हूँ। तो मुझे अब कितने देने बाकी हैं, सिर्फ 20,000। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने का, 9 महीने का जो अब इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ किस पे लगेगा, 20,000 पे, क्योंकि अब मुझे 20,000 देना बाकी है। 10% लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 9/12, क्योंकि 9 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हैं आउट ऑफ 12 मंथ। तो सॉल्व करेंगे तो 1,500 रुपये आ गया बेटा, ठीक है। और अब हम, क्योंकि 31 मार्च को हम पेमेंट नहीं कर रहे, बस क्लोजिंग जो हमारा अकाउंटिंग ईयर का है वो हो रहा है, इसलिए मेरे बच्चे हम सिर्फ 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड को प्लस कर देंगे, टोटल कितना आएगा, 45,500। यही हमारा डेबिट का भी टोटल हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट साइड बड़ी होंगी और डेबिट साइड छोटी होंगी। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल, और 45,500 में से 24,000 लेस करेंगे, तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा, सेम सेम डेट रहेगी 2019 31 मार्च। तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 21,500, है ना। 45,500 में से 24,000 लेस करोगे तो 21,500 ही आएगा। और फिर ये 21,500 जो 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर में जो बैलेंस निकला, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यानी 2019 1 अप्रैल को, मार्च से हम कहाँ पे आ जाएंगे, 1 अप्रैल को। तो 2019 1 अप्रैल को ये क्या बनेगा, आपका ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग से क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500। बोलो क्लियर हो गई बात। और अब अब आपकी आ गई थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट डेट, जो कि है 30 जून 2019। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है। अब जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ना 3 महीने का इंटरेस्ट दोबारा से ड्यू करना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस बेटा। देखो ना, थोड़ा सा होता है पेन, बट नो पेन नो गेन। आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर रिस्पेक्ट इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना हम देखो पेमेंट नहीं करेंगे एकदम से, 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और लिखेंगे 20,000 रुपये देने बाकी हैं अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट के, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। पर क्योंकि 9 महीने का हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और ये वैसे भी बेटा तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, तो इसलिए मेरे बच्चे 9 महीने का तो लगा चुके हैं, 3 महीने का और लगाना है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे 3/12, ठीक है, 3/12 हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही 20,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगाऊंगा 3 महीने के हिसाब से आउट ऑफ 12 मंथ, तो मेरा इंटरेस्ट जो निकल कर आएगा, काट पीट के इतना सॉल्व तो आप कर सकते हो बेटा, तो ये आएगा 500 रुपये। और क्योंकि 30 जून को ही
हम पेमेंट कर रहे हैं 2019, है ना, 30 जून 2019 को ही हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा। तो 30 जून को जब मैं पेमेंट करूंगा टू बैंक अकाउंट, तो 20,000 तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट के करूंगा, पर 2,000 1,500 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट, 500 रुपये 3 महीने का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2,000। तो ये 2,000 का इंटरेस्ट भी देकर आ जाऊंगा और टोटल पेमेंट कितनी कर दूंगा 22,000। और इसी के साथ मेरा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फाइनली बेटा देखो हमने तीनों इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, 30 जून 2017, 30 जून 2018 और 30 जून 2019 पर सिस्टमैटिक तरीके से। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो इसी के साथ ना देखो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। बट अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है बेटा, जहां पर हम ये देखेंगे कि कभी कभी ना बेटा जो सीज का कैपिटल है वो बोलते हैं ना कि सरप्लस में नहीं आता। मतलब आप ये देखते हो कि हमेशा ना जब भी हम डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका ना क्रेडिट साइड हमेशा हायर साइड पे होता है। यानी जो डाइट पार्टनर का अकाउंट होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और नेगेटिव आइटम्स कम होती हैं। तो जो बैलेंस निकलता है ना वो बिजनेस को देना होता है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि जो डाइट पार्टनर का अकाउंट है ना वो सरप्लस में है, क्योंकि इतना पैसा बिजनेस ने पे करना है डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, क्योंकि डाइट पार्टनर को थोड़ी दे सकते तो उनके एग्जीक्यूटर को देते हैं। तो इसे पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं और अभी तक पॉजिटिव ही बैलेंस आते थे। पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि जब हम डाइट पार्टनर को आइटम्स दे रहे होते हैं तो पॉजिटिव आइटम्स कम ट्रांसफर हो जाते हैं अकाउंट में और नेगेटिव आइटम्स ज्यादा ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब आप डाइट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव चीजें ज्यादा डालोगे तो इससे क्या होगा कि उस डाइट पार्टनर का जो अकाउंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी और क्रेडिट साइड कम हो जाएगी। ऐसे में फिर जो एग्जीक्यूटर को जो बैलेंस हमने देना है वो आज तक हमारा डेबिट साइड में निकल कर आता था, पर अब जो हमारा बैलेंस निकल कर आएगा इस अकाउंट के नेगेटिव होने की वजह से वो अब आएगा क्रेडिट साइड में, और वो हम एग्जीक्यूटर को देंगे नहीं, वो एग्जीक्यूटर से हम लेंगे। क्योंकि पार्टनर का जो अकाउंट है ना डाइट पार्टनर का वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चीजें कुछ ज्यादा हो चुकी हैं, पॉजिटिव कम। इसलिए अब क्रेडिट में बैलेंस बचेगा और वो बैलेंस किससे लिया जाएगा एग्जीक्यूटर से। तो अभी तक हम एग्जीक्यूटर को देते थे, ये देखो हमने दिया है, पिछले क्वेश्चन में हमने एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पे किया था। आज भी देखो बेटा हम एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे क्योंकि हमें वो देना था। बट हम जो अब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर बेटा डाइट पार्टनर का अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होने की वजह से हम एग्जीक्यूटर को वो पेमेंट नहीं करेंगे, उल्टा वो पैसा जो नेगेटिव बैलेंस आएगा डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो हम एग्जीक्यूटर से लेंगे। तो इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पर बेटा एक ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो लिखा भी है मैंने कि टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज पार्टनर मेट बाय हिज एग्जीक्यूटर। तो जरूरी थोड़ी क्या एग्जीक्यूटर को हमेशा पैसा मिले, भाई एग्जीक्यूटर से लिया भी जा सकता है अगर डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एबीसी आपके पास पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। सी डाइड हो रहा है 1 अगस्त 2023 को, यानी 1 अगस्त 2023 को हमारा जो सी पार्टनर वो डाइड हो रहा है। सी हैड विड्रॉन ₹5,000 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सीज ने विड्रॉ करा है ₹5,000 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ से इन्होंने ये हमें बताने की कोशिश कर दी है कि 1 अप्रैल यानी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर नेचर का होगा, यानी अप्रैल टू मार्च होगा। तो सोचो अगर हमारा पार्टनर 1 अगस्त को डाइड हो रहा है तो अप्रैल में जिंदा था हमारा पार्टनर, मई में भी जिंदा था, जून में भी और जुलाई में भी। अगस्त को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अगस्त को ही हमारा पार्टनर डाइड हो गया। तो अब आप मुझे ये बताइए अप्रैल से लेके जुलाई तक कितने महीने होते हैं बेटा? 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने हमारा पार्टनर जिंदा था और 4 महीने तक हमारे पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 5,000। तो ये ना इन्होंने ड्राइंग दे रखी है, क्या दे रखी है? ड्राइंग, ठीक है। फिर इन्होंने कहा इट वॉज एग्रीड बिटवीन एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर। तो जो डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर हैं यानी जो सीज के एग्जीक्यूटर हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए ए और बी, उनके बीच में कुछ बातें एग्री हुई। जैसे गुडविल वैल्यू की जाएगी 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट, यानी पिछले 4 साल का हमें क्या निकालना है बेटा? एवरेज, और उसका मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 दिया है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको
5/2 भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैथ्स वाले सर नहीं बताते थे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो 1 को, तो 5/2 इस तरीके से निकल कर आता है। हालांकि आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये 2.5 ही निकल कर आएगा। तो आप इसे 5/2 लिखो या 2.5 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो हमें ना नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमारा है 2.5 या यू कैन से 5/2, उसका इम्पैक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है उसे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर के साथ, और हमारी क्या निकल कर आ जाएगी बेटा, फर्म की गुडविल। वहां से हम डाइट पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं, यानी सीज की गुडविल निकाल सकते हैं, और सीज को गुडविल कौन देंगे, ए और बी। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो अलग से नहीं दिया गया होगा तो जो ए और बी के बीच में रिमेनिंग रेशो होगा यही हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा, और यही हमारा न्यू रेशो भी हो जाएगा। ओके। और इन्होंने बेटा आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं। 2020 31 मार्च लिखा है ना, 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है 1,01,000। 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है 14,000। 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 16,000। सर ये तो 3 साल के ही प्रॉफिट है, चौथा साल का कहाँ है। तो चौथा साल का प्रॉफिट ना यहाँ बैलेंस शीट में दिया है, देखो P&L अकाउंट लिखा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो देखो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, और लास्ट जो बैलेंस शीट बनी है वो बनी है 31 मार्च 2023 तक की। तो 31 मार्च 2023 का बेटा आपको लॉस दिया है, क्योंकि अगर P&L अकाउंट एसेट साइड है तो वो लॉस माना जाता है। तो आपको चौथे ईयर का लॉस भी दिया है 75,000 का। तो मिल गए ना 4 साल के प्रॉफिट, 3 साल का तो प्रॉफिट है, और चौथा जो हमारा जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर था 31 मार्च 2023, वहां पे हमें क्या हुआ है, लॉस। तो देखो ना ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट दिया, पर चौथे साल का जो लॉस था वो कहाँ दे रखा था, बैलेंस शीट के अंदर। तो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, तो आई होप सो कि अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बोलो क्या अब आप यहाँ से अपना गुडविल निकाल सकते हो, सर आराम से। सेकंड पॉइंट यहाँ पर बोला है कि चीज को प्रॉफिट में मिलेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी वही 4 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई। आपको 4 महीने का प्रॉफिट भी देना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ। आपको डेथ से पहले के जो पिछले 3 साल है, उन 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका टोटल करना है, उसका एवरेज निकालना है 3 साल का, ठीक है। और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा या जो भी आए, लॉस आए एवरेज प्रॉफिट आए जो भी आए, वो ही आपका एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस आपका प्रेजेंट ईयर का भी क्या मान लिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। और फिर उस बेसिस पे आप क्या निकालेंगे, डाइट पार्टनर का प्रॉफिट निकाल लेंगे 4 महीने के हिसाब से। फिर भी जब अभी मैं कराऊंगा तो देखना बेटा, आपको अच्छा लगेगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है पेटेंट वर अंडर वैल्यूड बाई 70,000। बैलेंस शीट इन्होंने बेटा हमें दी है, देखो पेटेंट हमने बैलेंस शीट में कितने दिखा रखे हैं, 26,000, बट ना ये अंडर वैल्यूड है, हमने ना इन्हें कम दिखा रखा है, कम वैल्यू पे शो कर रखा है, अंडर वैल्यूड। तो आज हम क्या करेंगे, अपने पेटेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो सोचो अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमने इसे कम दिखा रखा था, अंडर वैल्यूड है ना, अंडर वैल्यू कर रखा था। तो आज अगर हम इसे बढ़ाएंगे, अपने पेटेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, बताओ कैसा लगेगा। सर हमारे एसेट बढ़ रहा है, सर पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, सर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सर अच्छा ही लगेगा। तो कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। याद है ना, एसेट्स और लाइबिलिटी में किसी भी तरीके का चेंज होता है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। अच्छा, पेटेंट को तो अंडर वैल्यूड कर रखा था, तो पेटेंट को तो आप बढ़ा दोगे, फायदा हो जाएगा। पर मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय, आपने ना मशीनरी को ज्यादा दिखा रखा था, ओवर वैल्यूड। अच्छा, मशीनरी क्या होती है, आपके एसेट। कितना बैलेंस था बैलेंस शीट में, 31,200। आपने इसे ओवर वैल्यूड कर रखा है, यानी 3200 रुपए से ज्यादा दिखा रखा है। देखो बाय का मतलब होता है से, इतने से आपने कम दिखा रखा है या इतने से आपने ज्यादा दिखा रखा है। तो अगर मशीनरी को आपने ज्यादा दिखा रखा है तो कम करोगे ना, और एसेट कम करोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा बेटा। इसलिए रिवैल्यूएशन में नुकसान होगा, और ये डेबिट साइड में जाएगा जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। और फोर्थ पॉइंट में बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त 2023, जिस दिन हमारे पार्टनर की डेथ हुई है, सीज पार्टनर की, उस दिन हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो चुका है 4,200। आप बताइए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, 3,000। पर मार्केट में वैल्यू कितना हो चुका है, 4,200। तो बताइए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। सर फायदा ही हो रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 3,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,200 हो गई। तो बताओ कितने का फायदा हो गया, सर 1,200 रुपए का। तो बताओ ये फायदा कहाँ लेकर जाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ मेरे बच्चे, अगर मान लो कि अगर वैल्यू 2,000 होती,
तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती, फिर 1000 रुपए का नुकसान होता। और देखा जाए तो ये नुकसान भी रिवोल्यूशन में जाता। पर हम ना अभी बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने तो आईएफआर भी बना रखा है। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती ना बेटा, तो जो नुकसान होता ना, तो उस नुकसान को मैं सेट ऑफ करा देता आईएफआर के साथ। और जो फिर आईएफआर में जो प्रॉफिट बचता बेटा, वो प्रॉफिट मैं फिर किसको दे देता, अपने पार्टनर्स को दे देता। क्योंकि आपको पता है आईएफआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व या लाइबिलिटी साइड पीएनएल दिखता है तो वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। हम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रिसोर्स बांट देते हैं। तो याद रखो, ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही होती तो फिर जितना नुकसान होता वो मैं आईएफआर से लेस कराता, क्योंकि यहाँ आईएफआर है। अब मान लो अगर आईएफआर नहीं होता और तब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, 3000 से 2000, 1000 का नुकसान होता। क्योंकि आईएफआर है नहीं, तब मैं इसे रिवोल्यूशन में डाल देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। फिर इन्होंने कहा 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट इन्होंने बनाकर दी है। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटी में इन्होंने कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं एबीसी के 67,500, 47,500, 37,000 टोटल करके दिया है 1,52,000। और इन्होंने आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी दिए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है बेटा, 3500 दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपको दिया है 3500, ठीक है। सन्डे क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 51,000 के। एसेट साइड में गुडविल दी है, परचेज गुडविल आपको पता है इसको हमें राइट ऑफ करना होता है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रिसोर्ट, ठीक है, 5000। पेटेंट्स आपको दिए हैं 26,000, मशीनरी 31,200, इन्वेस्टमेंट 3000, स्टॉक 10,000, सन्डे डेटर 12,000 रुपीज के। और लोन टू सी, ओ माय गॉड, देख रहे हो आप, लोन टू सी। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने सी पार्टनर से लोन लिया नहीं है, उल्टा सी पार्टनर को लोन दे रखा है। ओ माय गॉड। इट मींस कि जब हम सीज का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो फर्म ना क्या करेगी, ये लोन का पैसा ना काट लेगी सीज के कैपिटल से। अब पेमेंट करनी है, देखो सीज के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है, पार्टनरशिप फर्म कहेगी भाई देखो हमने सीज को कितना लोन दे रखा था 41,000, तो इसकी भी तो रिकवरी करेंगे ना। कैसे करेंगे, जो सीज का बैलेंस है ना, कैपिटल बैलेंस, उसी से लेस कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। सर अगर लोन फ्रॉम सी होता तो तब ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता, और फिर ये लोन फ्रॉम सीज पता है क्या होता, डाइट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता, क्योंकि इतना पैसा फिर और देना पड़ता ना सीज को, क्योंकि ये सीज ने लोन दिया हुआ होता। और फिर अगर लोन दिया हुआ होता तो आज सीज की डेथ हो गई बेटा, तो ये लोन का पैसा फिर हम सीज के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते देते। पर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया नहीं है सी से, लोन दिया है सी को, तो सी का अकाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा 41,000 से। अभी देखेंगे, टेंशन मतलब है, मजा आएगा। कैसेट बैंक दे रखा है 5,800 रुपए का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको पता है फिक्टिशियस एसेट होता है, ये लॉस होता है बेटा 1,000 रुपीज का, हम इसे ओल्ड पार्टनर नोड इसको बांटेंगे। पीएनएल अकाउंट भी दिया है बेटा, ये हमारा आपको पता है लॉस ही होता है फिक्टिशियस एसेट, तो ये भी हम ओल्ड पार्टनर नोड इसको बांटेंगे। बैलेंस शीट का टोटल दे दिया, कहा किसी इसका कैपिटल अकाउंट बनाओ और एग्जीक्यूटर बनाओ। बट यहाँ पर हमें कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, जैसे डाइट पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी, और दिखाना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, वो किस बोलते ना, वो कैसे गुडविल पे करेंगे डाइट पार्टनर को। ऑफ कोर्स गेनिंग रेशो में करेंगे, और क्योंकि पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, कहीं भी नहीं है, देखो कहीं भी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर मेरे बच्चे हमारा जो रिमेनिंग शेयर है ए और बी के बीच में, यही न्यू रेशो, यही गेनिंग रेशो मान लिया जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसे करने में। ठीक है चलो, तो एक तो हमें गुडविल का वर्किंग नोट करना है, ठीक है, डाइट पार्टनर की गुडविल निकालनी है, दिखाना है कि जो ए और बी रिमेनिंग पार्टनर है वो गुडविल कैसे देंगे डाइट पार्टनर को। और दूसरा, हमें सीज पार्टनर का प्रॉफिट भी निकालना है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, 4 महीने का, तो उसका हमें यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिर सिंपली हम रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, फिर डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एंड देन फिर उनके एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले वर्किंग नोट में मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, जिससे हमारा समय बच जाए बेटा। वो तो मैं खुद भी सॉल्व कर सकता था, बट क्लास फिर ना और लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ पर आपको दे दिया। कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे हमने सीज शेयर ऑफ गुडविल निकाला है। कैसे निकालेंगे सीज का गुडविल? ये निकालेंगे, पहले फर्म की गुडविल वैल्यू करेंगे 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट। तो हमें ना पिछले 4 साल का एवरेज निकालना है, और जो पिछले 4 साल के कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट है उनका एवरेज निकालना है, उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो पहले हम ना फर्म गुडविल निकालेंगे गाइस, ठीक है। फर्म गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट लेना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 दे रखा था, 2 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 4, 4 का फिर प्लस कर दो 1 के साथ,
तो ये हो जाएगा 5, डिनोमिनेटर में बेटा 2 ही रहेगा तो 5/2। इस तरीके से सॉल्व करते थे, बाकी आपको ये आता ही होगा। बट 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे 2.5 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5/2 ही लिख दिया बेटा, क्योंकि अभी एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, यहाँ लिखा है बट आप जब कर रहे होंगे तो आपको पता नहीं होगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट बेटा 2-3 लाइन का स्पेस छोड़कर निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो देखो आपके पास ना पिछले 3 साल का प्रॉफिट तो है, बट चौथे साल का ना आपको लॉस हुआ है। जो लेटेस्ट जो अभी आपका ईयर जो कंप्लीट हुआ है उसमें आपको लॉस हुआ था 75,000 का। तो 3 साल का तो प्रॉफिट है, पर चौथे साल का आपको लॉस दिया है। तो 1,01,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 माइनस 75,000 अगर आप करते हो ना, करते हो और डिवाइडेड बाय 4 कर देते हो, क्योंकि 4 ईयर का आपने एवरेज निकालना है। तो इसको सॉल्व करके बेटा अल्टीमेटली 14,000 आएगा। ठीक है ना, 14,000 आप चाहें तो इसे कर लेना। टोटल करना प्रॉफिट का, एक टोटल बैलेंस आएगा, डिवाइडेड बाय 4 करना, अल्टीमेटली 14,000 आएगा। अब क्योंकि एवरेज आ गया 14,000, तो यही 14,000 आपका मेन फॉर्मूला में फर्म की गुडविल में पुट इन डाउन हो जाएगा। 14,000 14,000 इंटू 5/2 करोगे तो 2 से 14,000 जाएगा 7,000 टाइम, 7,000 इंटू 5 हो गया 35,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 35। यहाँ से आप आराम से आप सी सी गुडविल अब आप निकाल सकते हो। अगर पूरे फर्म की गुडविल 35,000 है, तो हमारा जो डाइट पार्टनर है ना बेटा, वो कौन है? सीज। और सीज का शेयर क्या है? 2/10। तो मैं क्या करूंगा, 35,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें 2/10 मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3500 इंटू 2 करूंगा तो 7,000 आएगा। अब बताओ ये 7,000 की गुडविल सी को देगा कौन? ए और बी। तो ए से गुडविल ली जाएगी और बी से भी गुडविल ली जाएगी, फ्रॉम ए फ्रॉम बी। ठीक है, कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब यहाँ देखा जाए तो गेनिंग रेशो मैं बता चुका हूँ। गेनिंग रेशो आपका क्या होने वाला है? 5:3 होने वाला है। तो क्या अलग से कोई न्यू रेशो नहीं दिया? अगर अलग से न्यू रेशो देते तो फिर मुझे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ता, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पर बेटा है नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ, तो यहाँ पर हमारा न्यू रेशो ही रिमेनिंग रेशो हो जाएगा। जो रिमेनिंग रेशो है वही न्यू रेशो होगा, वही गेनिंग रेशो होगा। तो मेरा गेनिंग रेशो जो ए और बी पार्टनर के बीच में ना वो 5:3 है। तो ए बोलेगा देख भाई सी, तेरे को 7,000 की गुडविल मिलनी है, हम दे रहे हैं, पर मैं तो तुझे उतने से दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। मैं गेन कर रहा हूँ 5/8 से, क्योंकि टोटल गेन हो गया 8 टाइम्स, तो 8 में से हमारा ए जो गेन कर रहा है 5 टाइम्स कर रहा है, तो 5/8 सॉल्व करोगे बेटा काट पीट के, तो ये आपका आंसर आएगा 4,375। वैसे ही अगर आप बी का निकालोगे तो बी बोलेगा देख भाई सी, तेरे को 7,000 की गुडविल मिलनी चाहिए, बट मैं तो तेरे को दे पाऊंगा सिर्फ उतने से ही जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो बी हमारा गेन कर रहा है 3/8 से, काटोगे पीटोगे तो आंसर आएगा 2,625। तो एक गुडविल देगा 4,375, एक देगा 2,625, टोटल सी को गुडविल कितनी मिल जाएगी? 7,000। फिर हम निकालेंगे बेटा, देखो गुडविल का काम हमने कर दिया गेनिंग रेशो में, अब हम अपना जो दूसरा काम करेंगे वर्किंग नोट में, वो हम निकालेंगे 4 महीने का प्रॉफिट। बट वो निकलेगा कैसे, है ना? तो अगर मैं सीज का अगर प्रॉफिट निकालूंगा अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सीज का प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करके, जो एवरेज प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट ना हमें 4 साल का नहीं लेना, जैसे हमने गुडविल में लिया था एवरेज प्रॉफिट। हमें यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो 3 कंप्लीटेड ईयर्स का लेना है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। तो हमें 3 ईयर्स का कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज लेना है। तो देखो पिछला साल जो लेटेस्ट था उसमें हमें लॉस हुआ था, क्योंकि पीएनएल हमें एसेट साइड दिख रहा है बेटा। तो एसेट साइड याद है ना, हमारे कुछ लॉसेस होते थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, आपका पीएनएल और आपका गुडविल, है ना? तो गुडविल भी दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट भी दे रखा है, पीएनएल भी दे रखा था। पीएनएल तो लॉस ही है बेटा आपका। तो ये लॉस दे रखा है 75,000, और पिछले 2 साल जो और बच गए उनमें क्या है? प्रॉफिट। तो ये हो गया ना आपके 3 साल के प्रॉफिट और लॉस। जस्ट जो लास्ट ईयर था उसमें लॉस हुआ था, और उससे पिछले 2 साल और अगर आप जाते हो तो उनमें आपको प्रॉफिट हुआ। तो बस ये 3 साल हो गए आपके। बोलो बात समझ में आ गई? पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 साल हो गए। ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम 4 साल का नहीं 3 साल का एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है बेटा, तो एवरेज कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, बट अगर आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। 75,000 का आपको लॉस हुआ, प्लस, प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स प्लस होते हैं। हाँ ये लॉस है, जैसे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और उससे लास्ट ईयर 16,000 का प्रॉफिट हुआ, उससे लास्ट ईयर 14,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
तो ये तो प्लस हो जाएंगे आपके 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा तो ये ना 45, क्योंकि लॉस फिगर ज़्यादा है तो आपका नेट जो लॉस ही आएगा वो आएगा 45,000। टोटल प्रॉफिट करोगे तो ये लॉस ही आएगा। इसको डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो नेगेटिव का आएगा 15,000। तो अगर एवरेज प्रॉफिट नेगेटिव का 15,000 आ रहा है इट मीन्स ये लॉस है। और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो सीज का शेयर, क्योंकि देखो जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा, तो देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट तो नहीं है, एवरेज लॉस है। तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा एवरेज लॉस आया है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को कंसिडर करके, प्रॉफिट लॉस को कंसिडर करके, वो ही लॉस हमारा इस साल का भी होगा। तो इस साल का जो हमारा लॉस है ना बेटा वो 15,000 मान लिया जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे सीज का शेयर। अब बताओ सीज का शेयर कितना है, 2/10 है ना। सीज का शेयर कितना है, 2/10। तो हम 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब करा तो देंगे पर ये सीज का लॉस आ भी जाएगा, पर ये आएगा पूरे साल का, क्योंकि जो एवरेज होता है ना वो पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लॉस है ना हमारा एवरेज लॉस, ये आया बेटा हमारा पूरे साल का, है ना। तो हम अगर 2/10 मल्टीप्लाई भी करते हैं तो सीज का लॉस आ जाएगा, बट 4 महीने का लॉस नहीं आएगा, ये पूरे साल का लॉस आएगा। पर क्योंकि हमारा जो डाइट पार्टनर है वो 4 ही महीने जिंदा था तो हमें 4 महीने का लॉस निकालना पड़ेगा। तो 4/12 करूंगा प्रोपोर्शनेट, तो सॉल्व करके कितना आएगा ये 1,000। तो अब जाके मेरा सीज का आ, बोलते हैं ना लॉस निकला है 4 महीने का 1,000। पर सर आपने तो प्रॉफिट लिखा है, अरे पर नेगेटिव का नहीं है ये। तो अगर प्रॉफिट नेगेटिव का हो तो वो लॉस ही तो माना जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके बाद देखो वर्किंग नोट्स बना चुका हूँ। अब मैं इसके बाद ड्रॉ करूंगा अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट सबको ही पता है बेटा, डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की। तो आपको पता ही है बेटा, आपने देखा था कि पेटेंट आपने कम दिखा रखे थे, तो आज आप पेटेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपको ना फायदा हो जाएगा। देखो बाय पेटेंट करके 17,000 आपका इंक्रीज हो गया, इनकम हो गया, क्योंकि आपने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी। उसके बाद बेटा आपका जो मशीनरी है वो आपने ज़्यादा दिखा रखा था 3,200 से, तो आज अगर आप मशीनरी कम करोगे तो मशीनरी कम करने से बेटा आपको नुकसान होगा। रिवोल्यूशन के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 3,200 करके आपने नुकसान दे दिया रिवोल्यूशन अकाउंट में कि भाई देखो मशीनरी हम रिड्यूस कर रहे हैं, हमने ज़्यादा दिखा दी थी, अब कम कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो डेबिट साइड दिखा दिया। इसके बाद बेटा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू देखो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट वैल्यू थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था मार्केट में 3,000 का कर रखा था, बट आज मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 4,200। तो आपका ना बेटा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया 1,200 रुपये से, तो आपको फायदा हो गया, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में चला गया। अब अगर हम देखें और तो बेटा कोई आइटम थे ही नहीं, है ना। सिर्फ थर्ड ही पॉइंट रिलेट, या थर्ड और फोर्थ पॉइंट ही रिलेट करता था रिवोल्यूशन से। बाकी सारे पॉइंट बेटा अदर इंफॉर्मेशन से रिलेट करते थे, रिवोल्यूशन से रिलेट नहीं करते थे। तो दैट्स इट, मेरा रिवोल्यूशन अकाउंट यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। फिर मैं देखूंगा रिवोल्यूशन की कौन सी साइड बड़ी है। तो देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। क्रेडिट साइड का टोटल है 19,000, तो सॉरी 18,200, है ना। तो जो क्योंकि यहाँ पर रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड बड़ा है, इनकम साइड बड़ा है, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का टोटल होगा। और 18,200 में से अगर मैं 3,200 लेस करता हूँ तो 15,000 का मेरा प्रॉफिट आता है, डेबिट में बैलेंस आता है, जो कि प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन की इनकम साइड ग्रेटर साइड पे है और एक्सपेंस साइड लोअर साइड पे है। तो डेबिट में जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए बी सी तीनों के बीच में। हालांकि हमारा कंसर्न सिर्फ चीज़ है, पर फिर भी अब निकाल रहे हैं रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, तो हमने तीनों का ही निकाल लिया। तो 15,000 का प्रॉफिट बेटा हम इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 5:3:2 में। तो यहाँ पर बेटा 5/10, 3/10, 2/10 में हम 15,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर हम 15,000 बाय 5/10 यानी मल्टीप्लाई बाय 5/10 करते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1500 इंटू 5 7,500, 1500 इंटू 3 45, 1500 इंटू 2 3,000, टोटल करके बाहर लिख दिया 15,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? ये आपका प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का। अब आप बनाएंगे अपने सीज का कैपिटल अकाउंट, डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एज यूजुअल डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, क्योंकि जो भी डायरेक्ट पार्टनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। इसलिए जितना ही अकाउंट बढ़ेगा क्रेडिट और जितना ही घटेगा डेबिट। पर आप यहाँ पर कुछ नई चीज़ देखोगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर का अकाउंट पॉजिटिव नहीं क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी तक पॉजिटिव ही निकलता था, क्रेडिट साइड हमेशा बड़ी होती थी, डेबिट साइड हमेशा छोटी होती थी डाइट पार्टनर की, बट आज
इनका नेगेटिव फिगर ज़्यादा होगा और पॉजिटिव फिगर कम होगा। चलो देखते हैं कितनी चीज़ें आती हैं बेटा, इसमें 8 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। कितनी चीज़ें आती हैं इस अकाउंट में? 8 आइटम्स आर देयर। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट से। तो यहाँ पर हमें देखो सीज का ना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 37,000। लास्ट जो बैलेंस शीट डेट पर हमारा जो सीज का कैपिटल था वो 37,000। तो हमने देखो यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट में, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। आपने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाला, हमें सीज से ही मतलब है, तो बेटा सीज का प्रॉफिट कितना है? 3,000। तो हमने लिखा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में टीचर को दिखाया प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख दिया कि 3,000 का हमें ये प्रॉफिट हुआ। इनसे ना अकाउंट बढ़ रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आपको पता है ए कितने रुपए की गुडविल दे रहा था? 4,375। एंड बी कितने की गुडविल दे रहा था? 2,625। तो यहाँ पे हमने बाई एस कैपिटल करके, बाई बीस कैपिटल करके हमने सीज का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। वैसे अगर ए और बी सीज को गुडविल दे रहे हैं तो सीज ले भी रहा है ए और बी से, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होना चाहिए। बट क्योंकि हम ए और बी का अकाउंट बना नहीं रहे तो हम रिड्यूस नहीं करेंगे उनका अकाउंट ए और बी का। पर यह सीज का अकाउंट बन रहा है तो सीज के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है गुडविल का पैसा ए और बी के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, और हमने 4,375 2,625 यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। टोटल कितना हो गया है? 7,000। और ये हो गया आपका थर्ड ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाकर देखो कि आपको कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं दिख रहे। तो देखो हमें प्रॉफिट दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और दोनों ये ना स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, मतलब इसे ना एकदम से पार्टनर के बीच में नहीं बांटा जा सकता। हाँ, इनके जगह अगर पीएनएल अकाउंट होता, यहाँ जनरल रिजर्व होता, तो उन्हें बांटा जा सकता था डायरेक्ट, बट वो है नहीं। अब पीएनएल तो बेटा देखो यहाँ पे लॉस के फॉर्म में आ रखा है। अब लॉस है तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता था, और जनरल रिजर्व है नहीं बेटा, तो उन्हें इग्नोर कर दो, ठीक है। पीएनएल और जनरल रिजर्व यहाँ है नहीं तो ये तो इग्नोर ही हो जाएंगे। पर आपको जो दो प्रॉफिट दिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर करके यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटते हैं, पर ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं आया। बेटा इन्वेस्टमेंट की तो मार्केट वैल्यू बढ़ी है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं। तो इसलिए आईएफआर में जितना भी प्रॉफिट है ना 3,500 रुपये का, ये हम अपने पार्टनर को बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड सो। बट क्योंकि हमें सिर्फ डाइट पार्टनर से कंसर्न है तो हम डाइट पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे इसमें। सेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ भी यही होगा बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी सेम 3,500 रुपये का है, बट इसको बांटने से पहले ये देखेंगे कि वर्करों ने क्लेम तो नहीं करा। क्या पता किसी वर्कर के साथ कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और वो क्लेम कर रहा हो। तो देखो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा, किसी ने कोई क्लेम नहीं करा बेटा यहाँ पे। तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, ये ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड सो बटेगा। पर हमें तो बेटा सिर्फ डाइट पार्टनर से ही कंसर्न है, तो हम 2/10 करके 3,500 के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हिस्सा निकालेंगे, जो हम किसको देंगे? सीस को। तो देखो दोनों का बैलेंस सेम है तो दोनों का अमाउंट भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,500 को 2/10 निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सीस से मतलब है। तो कितना बैलेंस निकल कर आ जाएगा? 700। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या कोई लॉस भी दे रखा है बेटा? हाँ, लॉस भी दे रखे थे। एक तो ये गुडविल है, परचेज गुडविल, इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है, इसको राइट ऑफ करना है। पीएनएल अकाउंट का लॉस है, इसे राइट ऑफ करना है। तो देखो 5,000, 1,000 एंड 75,000 ये हमें राइट ऑफ करना है। पर हमें सिर्फ किससे मतलब है बेटा? सीस से मतलब है। तो 2/10 से हम इन सबको राइट ऑफ कर देंगे सीस के कैपिटल अकाउंट में। तो गुडविल 5,000 की है, ये देखो टू गुडविल अकाउंट 5,000 का 2/10 करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 500 इंटू 2 करोगे तो 1,000 आ जाएगा। और गुडविल राइट ऑफ होती है बेटा तो एसेट खत्म हो रहा है। यहाँ पर आप अपने इनटेंजिबल एसेट को, परचेज गुडविल को राइट ऑफ कंप्लीटली खत्म कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो ऐसे में नुकसान होता है बेटा, क्योंकि बेच तो नहीं रहे हो आप इसे, जो पैसा आ रहा हो, तो ये नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर के ऊपर, क्योंकि यहाँ सीस का ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो हमें सीस से ही मतलब है। तो 5,000 का 2/10 निकाला तो 1,000 आ गया। इसके बाद बेटा और क्या लॉस है? इसके बाद है हमारे पास पीएनएल का लॉस और एडवर्टाइजमेंट का। तो 75,000 का 2/10 निकालेंगे, 1,000 का 2/10 निकालेंगे। बोलो क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो पीएनएल अकाउंट का लॉस 75,000 का था, 2/10 निकालेंगे तो 15,000 आएगा। एडवर्टाइजमेंट का लॉस है 1,000, 2/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 200। तो देखो और कोई तो लॉस नहीं है। गुडविल था, एडवर्टाइजमेंट था, पीएनएल था।
प्रॉफिट था इन्वेस्टमेंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमने बांट दिया बेटा। यानी बैलेंस शीट के अंदर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे वो भी हमने डाइट पार्टनर को दे दिए, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस थे वो भी हमने डाइट पार्टनर को दे दिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट होता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। और अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ का ना बेटा प्रॉफिट नहीं निकल कर आया, उसका लॉस निकल कर आया 4 महीने का बेटा, तो पीएनएल सस्पेंस के अकाउंट के नाम से हम लॉस दे देंगे बेटा अपने डाइट पार्टनर को। तो यहाँ पे डाइट पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दफा ना हम 4 महीने का प्रॉफिट नहीं दे रहे, उसे लॉस दे रहे हैं। अभी तक ना हर क्वेश्चन में प्रॉफिट निकलता था, तो भाई पीएनएल सस्पेंस हम कहाँ लिखते थे, हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते थे, याद है। पर आज हम कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में, क्योंकि हमें हो रहा है नुकसान। बोलो बात समझ में आ गई। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लॉस, और हमने 1000 से यहाँ पर लॉस दे दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कुछ दे रहे हैं, कमीशन बोनस वगैरह कुछ दे रहे हैं, तो उनसे ना अकाउंट बढ़ता है बेटा डाइट पार्टनर का। पर इस पूरे क्वेश्चन में ना बेटा कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस के बारे में कुछ नहीं बोला गया बेटा। इसलिए हम यहाँ पर 6 पॉइंट में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं पाएंगे अपने पार्टनर को, है ही नहीं, क्योंकि अच्छा 7th पॉइंट किसका होता है, ड्राइंग का। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग दी है, हाँ हाँ दी है सर। यहाँ पे लिखा है कि सी हैड विड्रॉन ₹5,000 ड्रॉइंग, 5,000 रुपये का उसने विड्रॉ कराया पैसा, तो इसको ड्राइंग ही ट्रीट किया जाएगा। और ड्राइंग कराया तो बेटा आज जब पार्टनर डाइड हो रहा है तो उसका अकाउंट जो बना रहे हैं हम, तो हम ड्राइंग का जितना भी पैसा है जो डाइट पार्टनर लेकर गया था पर्सनल यूज के लिए, तो हम बिजनेस क्या करेगी, डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देगी। तो टू ड्राइंग अकाउंट करके हमने सीज का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर दिया, डेबिट कर दिया 5,000 से। और अब फाइनली अब हम लोन की बात करेंगे। आपको याद है, देखो 7th पॉइंट हमारा ड्राइंग का था, 8th पॉइंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है। पर क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। ड्राइंग तो कर दिया हमने, लेस कर दिया, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं करेंगे। अब देखो हमारा 8 पॉइंट आता है वो हमने कर दिया बेटा, पर ना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, लोन टू सी। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है बेटा, कि अगर किसी पार्टनरशिप हमने लोन दिया है सीज को, है ना, मतलब डाइट पार्टनर को लोन दिया था पहले कभी, तो लोन टू सी फर्म ने क्या दिखा रखा था, अपना एसेट, कि मुझे अब ये पैसा सी से लेना है, क्योंकि सी को लोन दिया था, तब ये पैसा लेना है। पर क्योंकि आज सी बेटा डाइड हो चुका है, तो पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी कि जो लोन का पैसा है ना ये कहाँ से रिकवर किया जाएगा, कैपिटल से। तो हम क्या करेंगे, सीज के कैपिटल डाउन कर देंगे, लिखेंगे टू लोन टू सी अकाउंट, या टू लोन टू सीज अकाउंट लिखेंगे, और 41,000 करके हम सीज का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, और यहाँ से 41,000 की वसूली कर ली जाएगी। बोलो बात समझ में आए। देखो कैपिटल हमें ना देनी होती है, देखो ये देना 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 है, तो इतने में से ना हम 41,000 पैसा ले लेंगे वापस, बात खत्म। देंगे क्यों, हम कहेंगे ये तो देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है। पर हमने ऑलरेडी इस चीज को क्या दे रखा था, लोन, ऐसा कौन बोलेगी, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म कहेगी यही पैसा अब हम सीज के कैपिटल से वापस ले भी लेंगे, तो ये रिड्यूस कर देगा बेटा सीज के कैपिटल को। बोलो बात समझ में आई। वैसे ही एक पॉइंट और हो सकता था, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसलिए लिखा भी है एक्स्ट्रा। वैसे 8 ही पॉइंट आते हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकल आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक आधे पॉइंट तो आ ही सकते हैं एक्स्ट्रा, बट मोस्टली 8 पॉइंट तक ही पूछा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। एक और एक्स्ट्रा हो सकता था, क्वेश्चन में लिखा रह सकता था कि सीज क्या लेकर गया था, फर्नीचर, मतलब सीज क्या लेकर गया था, एसेट वगैरह भी लेकर गया था। और अगर कोई एसेट वगैरह भी वो लेकर गया था, तो उसकी भी वसूली फिर हम यहाँ कर देते हैं, हम लिखते हैं टू एसेट अकाउंट। लाइक कोई भी मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, अगर कुछ भी लेकर जाता है उस एसेट का नाम लिखते, और जितने में लेकर जाता है उतना अमाउंट हम यहाँ लिखते और सीज का कैपिटल रिड्यूस कर देते। पर ऐसा बहुत रेयर होता है, यहाँ पर तो बहुत रेयर होता है बेटा। इसलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दिया, लास्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छा दिया, कि कभी आप प्रैक्टिस करो तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा एसेट तो कोई पार्टनर लेकर जा नहीं रहा, तो वो बात होगी ही नहीं। तो फाइनली अब मेरे सारे पॉइंट्स बेटा यहाँ पर हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। 8 के 8 पॉइंट डाल चुका हूँ। एक एक्स्ट्रा पॉइंट था बेटा लोन टू सी, वो हमने सी के कैपिटल से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। अब जब मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, तो मुझे पता चल रहा है कि सीज का ना जो डेबिट फिगर है, नेगेटिव फिगर, वो है 63,200, और पॉजिटिव फिगर ना कम है। तो जो इसके डेबिट का टोटल है ना वो इसका क्रेडिट का टोटल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी हो चुकी है, ठीक है। वैसे देखो लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी के नॉर्मल नेचर क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट ही साइड बड़ी होती है। पर क्योंकि यहाँ पे हमने सीज के कैपिटल में नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा डाल दी और पॉजिटिव चीजें, क्रेडिट की चीजें कम डाली हैं, तो बैलेंस जो बच रहा है अब क्रेडिट साइड में बच रहा है।
और इसको लिखा जाएगा कि ये बैलेंस किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सीज के एग्जीक्यूटर में, यानी ये सीज के एग्जीक्यूटर से लिया जाएगा। ये दिया नहीं जाएगा बैलेंस, अब ये उल्टा लिया जाएगा। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म पैसे देगी नहीं, उल्टा सीज के एग्जीक्यूटर से लेगी। तो बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और अगर आप डेबिट फिगर से क्रेडिट फिगर्स को अगर क्या कर देते हो, लेस, ठीक है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, ये नेगेटिव है और ये सारी क्रेडिट की चीज़ें पॉजिटिव है। तो क्योंकि क्रेडिट साइड हायर साइड पे और डेबिट साइड लोअर साइड पे, तो जितनी भी डेबिट की फिगर्स हैं अगर आप उन्हें क्रेडिट फिगर से लेस करेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा यहाँ क्रेडिट साइड में, जो कि एक नेगेटिव बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। तो जो 14,800 का बैलेंस आपका निकलेगा ये सीज एग्जीक्यूटर में जाएगा। और सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में इस बारी क्रेडिट में बैलेंस नहीं आएगा, इस बारी कहाँ बैलेंस आएगा, डेबिट में। और ये पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी नहीं एसेट बन जाएगा, क्योंकि अब ये पैसा लेना है हमने उनसे। तो लिखेंगे किस अकाउंट से आ रहा है बैलेंस, सीज की कैपिटल से 40,800। और मान लीजिए कि हम ये पैसा छोड़ेंगे थोड़ी, या सारा पैसा हम एग्जीक्यूटर से ले लेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट 14,800। और जैसे ही सीज के एग्जीक्यूटर बेटा ये पैसा पे करेंगे तो बिजनेस का जो एग्जीक्यूटर एसेट है अब वो एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो एसेट के बैलेंसेस ना डेबिट होते हैं, तो ये डेबिट साइड में है, ठीक है। पर जैसे ही सीज के एग्जीक्यूटर पैसे दे देंगे हमें 14,800 बाय बैंक करके, वैसे ही ये एसेट रिड्यूस हो जाएगा और बोथ साइड हमारा हो जाएगा 14,800 14,800। बोलो क्लियर हुआ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा मुझे कराना चाहिए आपको, तो मैंने करा दिया बेटा। थोड़ी क्लास लंबी तो हो गई पर क्या करें, ठीक है, करना तो है ही ना बेटा। मेरा जो आज का लास्ट पॉइंट है बेटा वो है सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसे करते साथ ही बेटा हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा ये जो सेक्शन 37 है ना, ये हमें एक बात बोलता है कि पहले तो सुन लो आप अच्छे से, ठीक है, फिर हम आगे देख लेंगे इसको। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि जिस भी दिन पार्टनर की डेथ होती है, लेट बी सपोज, अगर उस दिन अगर आपने डाइड पार्टनर का अकाउंट कंप्लीटली सेटल नहीं किया है, तो ऐसे में मेरे बच्चे आपको उसके बाद भी अपने डाइट पार्टनर को या तो प्रॉफिट देना है या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दोनों में से कोई एक चीज देनी है, ठीक है, क्योंकि आपने उनका अकाउंट कंप्लीटली तरीके से सेटल्ड नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे में मेरे बच्चे ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि As per Section 37 of Indian Partnership Act 1932, if full or part amount of outgoing partners still remain to be paid, या तो आपने सारा पैसा नहीं दिया या कुछ पैसा अभी भी देना बाकी, यानी completely settle नहीं हुआ, तो he will be entitled to interest या share in profit। तो उसके बाद भी या तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या उसे दिया जाएगा उसके हिस्से का प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक ही चीज दिया जाएगा, पर दिया जाएगा। इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में लाइक सारे पार्टनर्स जो हैं, लाइक ए बी सी पार्टनर है और सी की डेथ हो जाती है, बट अगर पार्टनर म्यूचुअली एग्रीड हो जाते हैं कि इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, कि कोई इंटरेस्ट और कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनर की डेथ होती है उसके बाद। देखो जो डेथ तक का है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके बाद कुछ नहीं दिया जाएगा, उसके बाद बस उसका अकाउंट ही सेटल किया जाएगा। अगर ऐसा इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर रखा था तो नो अमाउंट शैल बी पेबल, को तब कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा। बट अगर इन्होंने कोई भी बोलते ना ऐसा कोई एग्रीमेंट या म्यूचुअली कोई ऐसी बातें नहीं बोली थी अपने आपस के बीच में, तो ऐसे में सेक्शन 37 बोलता है कि यहाँ पर अगर आप फाइनल अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हो डाइट पार्टनर का, उनके एग्जीक्यूटिव को सारा पैसा नहीं दे रहे हो, तो या तो आपको उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा डेट ऑफ डेथ के बाद भी, या तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या तो आपको देना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है। इफ द पार्टनर डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर, यानी डिजीज पार्टनर इन दिस केस, द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट। तो अगर इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा नहीं है कि प्रॉफिट देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो ऐसे में जो डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर होते हैं ना, उनके पास चॉइस होती है, या तो वो प्रॉफिट ले सकते हैं या तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं, जो भी उनको चाहिए होगा। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटर वही अमाउंट लेंगे जो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट लेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो वो लेंगे। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, डेट ऑफ डेथ के बाद की। सोचो डेट ऑफ डेथ के बाद भी हम उनके एग्जीक्यूटर को या तो प्रॉफिट देंगे या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पर ये तभी पॉसिबल है अगर इनके आपस में कोई अलग से एग्रीमेंट या म्यूचुअली ये डिसाइड नहीं हुआ है कि
कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगर इन्होंने लिख दिया कि भाई ऐसा कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा डेट ऑफ डेथ के बाद, तो नहीं दिया जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो तब इनको या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। अब अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और या लिखा है प्रॉफिट दिया जाएगा तो प्रॉफिट दिया जाएगा। बट अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी स्टेट नहीं कर रखा है एग्रीमेंट में, डू नॉट हैव एग्रीमेंट की लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा कि प्रॉफिट दिया जाएगा, तो फिर एग्जीक्यूटर अपनी चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या लेना है ना। जब फाइनल सेटलमेंट होगा कभी, तो वो खुद चॉइस कर सकते हैं। अभी तो नहीं किया ना फाइनल सेटलमेंट, जिस दिन डेट ऑफ डेथ है, तो जिस भी दिन फाइनल सेटलमेंट होगा उस दिन खुद ही एग्जीक्यूटर चॉइस कर सकते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट चाहिए कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम ऑन द बैलेंस शीट अमाउंट। जो भी बैलेंस, सॉरी बैलेंस शीट बोल दिया मैंने, बैलेंस्ड अमाउंट, जो भी बैलेंस्ड होगा, जितना भी देना होगा डाइट पार्टनर एग्जीक्यूटर को, उतने बैलेंस पे या तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, या दिया जाएगा शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल। अब देखो होता क्या है कि ना, जो प्रॉफिट निकाला जाता है ना, वो किस तरीके से निकाला जाता है। प्रॉफिट निकाला जाता है कि भाई तुमने डाइट पार्टनर को देना कितना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो पार्टनर डाइड हो रहा है, उसको देना कितना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स की कैपिटल। लाइक एबीसी पार्टनर है, सी डाइड है, तो आउटगोइंग पार्टनर को कितना देना है, कितना बैलेंस देना है, सेटल करना है, वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है। और कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर लाइक ए बी जो भी हैं, उनकी कैपिटल आपने लिखनी है रिमेनिंग पार्टनर्स की। और बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो ऊपर लिखा है वही बैलेंस आपको नीचे लिखना है। मतलब आपको ना सारे पार्टनर्स का बैलेंस प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक, डेट ऑफ डेथ से नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक जितना भी प्रॉफिट कमाया है, तो उसमें प्रोपोर्शनेटली हिस्सा निकाला जाएगा किसका, डाइट पार्टनर का। कैसे, डाइट पार्टनर का बैलेंस ले लो कितना पे करना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल लो, प्लस करो जो भी बैलेंस है डाइट पार्टनर का। ठीक है, इसको दिखा बताने के लिए बेटा यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाल बाल पाल आपके पास पार्टनर है बेटा, रेशो 4:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। जो हमारा पाल पार्टनर है बेटा, वो डाइड हो रहा है 1 जुलाई 2022 को, याद रखना 1 जुलाई 2022। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ लाल बाल पाल आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू डेट 75,000, 65,000, 45,000, यानी उन्हें कैपिटल बना दिया है सबका, और सबका क्लोजिंग बैलेंस यानी निकाल कर दिखा दिया एडजस्टमेंट करने के बाद 75,000, 65,000, 45,000। क्योंकि बेटा हमारा पाल पार्टनर डाइड हो रहा है, तो पाल का जो भी बैलेंस है वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, और लाल और पाल कंटिन्यू कर रहे हैं टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटिंग द अकाउंट ऑफ पाल। अब पता है क्या, 1 जुलाई को पार्टनर हमारा डाइड हो गया, पर हमने ना पाल का अकाउंट सेटल ही नहीं करा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जो हमारा ईयर एंड हो रहा है 6 महीने के बाद, यानी 31 दिसंबर 2022, तो हमने अभी तक इन 6 महीने में इनका अकाउंट सेटल नहीं किया। कर तो देना चाहिए था 1 ही जुलाई को, पर किया नहीं। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक ये जो 6 महीने है ना, हमें इन 6 महीने का या तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा डाइट पार्टनर को, या देना पड़ेगा प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट जो कमाया गया है इन 6 महीने में, वो कमाया गया फर्म के द्वारा 50,000। देखो, 1 जुलाई तक का जितना बनता है वो तो हमने पाल को दे दिया होगा, पर अब हम 1 जुलाई से 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर डाइट पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता है। पर क्योंकि हमारा जो सेक्शन 37 है वो अलाउ करता है कि हमें डाइट पार्टनर को या तो प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दोनों में से कोई एक चीज देना है। तो ऐसे में बेटा यहाँ पर फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अकाउंट सेटल नहीं हुआ है, तो यहाँ सेटल ही नहीं हुआ बेटा, तो इसलिए हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। स्टेट करो विच ऑफ द टू ऑप्शन अवेलेबल विद पाल एग्जीक्यूटर अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। बताइए कि यहाँ पर कौन से वो दो ऑप्शन अवेलेबल है जो पाल के एग्जीक्यूटर को दिए जा सकते हैं अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिससे पाल के एग्जीक्यूटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखो, पाल के एग्जीक्यूटर को ना ये फॉलोइंग ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम ऑन द बैलेंस्ड अमाउंट। तो बताइए कितना बैलेंस्ड अमाउंट देना बाकी एग्जीक्यूटर्स को, 45। बैलेंस्ड अमाउंट बोल लो कि एग्जीक्यूटर को बैलेंस्ड अमाउंट कितना देना बाकी है, 45,000। तो इस पर 6% दिया जाएगा, तो 45,000 का 6%। पर क्योंकि 1 जुलाई से ये काउंट हो रहा है 31 दिसंबर,
तो हम ना 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन बैलेंस्ड अमाउंट देंगे, जो भी बैलेंस अमाउंट हमें एग्जीक्यूटर को देना है। तो 45,000 का 6% 6 महीने के हिसाब से आउट ऑफ 12 मंथ तो निकल कर आता है 1350 यानी 1350। तो सेकंड पॉइंट में ना बेटा हम शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट भी निकालेंगे जो एट्रीब्यूट होगा टू द यूज ऑफ बैलेंस ड्यू टू हिम। तो आप ये बताओ, हम प्रॉफिट भी निकालेंगे। प्रॉफिट निकाला जाएगा ये देखकर कि कितना बैलेंस हमने सीज के एग्जीक्यूटर को देखना है, प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से दिया जाएगा। अब मान लो हमारे यहाँ जो पार्टनरशिप फर्म है उन्होंने रेस्ट 6 मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया था बेटा, 15,000 1 जुलाई से 31 दिसंबर, तो 50,000। और हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें ना कितना बैलेंस अभी भी देना है सीज के एग्जीक्यूटर को, 45,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना बैलेंस है पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल का। तो हम कहेंगे लाल और बाल का है 75,000 65,000, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पाल के एग्जीक्यूटर को कितना देना है, क्योंकि एक भी पैसा नहीं दिया तो 45,000 देना है। टोटल कितना बैलेंस है जो हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, वो दिख रहा है 1,85,000। तो देखा ना, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर यानी रिमेनिंग पार्टनर, तो उनका प्लस करा 75,000 65,000, और आउटगोइंग पार्टनर का बैलेंस कितना पे करना बाकी है 45। तो टोटल बैलेंस कितना आ गया 1,85,000। तो 1,85,000 अगर टोटल बैलेंस है तो 1,85,000 में हमारा सीज का कितना बैलेंस है, सीज के एग्जीक्यूटर का कितना बैलेंस है 45। तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया। तो अगर 1,85,000 में 45,000 का बैलेंस है तो 50,000 में कितना होगा, 50,000 के प्रॉफिट में कितना होगा। अगर 1,85,000 के बैलेंस में सीज के एग्जीक्यूटर का हिस्सा 45,000 है तो 50,000 में कितना होगा। तो ये एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकल जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12,162 रुपये। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि 6 महीने का जो प्रॉफिट दिया जाएगा पाल के एग्जीक्यूटर को वो दिया जाएगा 12,162। पर ये चॉइस दी जाएगी पाल के एग्जीक्यूटर को कि आप इन दोनों में से क्या लेना चाहते हो। ये तो एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं हम, पता ना, क्योंकि 1 जुलाई तक का जो है वो तो सारा बनता ही बनता है एग्जीक्यूटर का, उसके बाद का नहीं बनता। पर सेक्शन 37 अलाउ करता है कि उसके बाद भी आप दे सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट, पर वो एग्जीक्यूटर की चॉइस होगी। अगर डिसाइड नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट देना है प्रॉफिट देना है, दोनों में से स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं है, तो एग्जीक्यूटर की चॉइस होती है। तो बताइए एग्जीक्यूटर क्या चॉइस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो अमाउंट ज़्यादा है 12,162। तो पास के एग्जीक्यूटिव शुड एक्सरसाइज करेंगे कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। कहेंगे सिंस द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर दिस ऑप्शन इज मोर कंपेयर टू द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर ऑप्शन फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट का ना जो अमाउंट है वो कम है और सेकंड का ज़्यादा है, तो एग्जीक्यूटर कहेंगे हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए ना भाई, तो ये वाला प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, ये पता है क्यों सेक्शन 37 अलाउ करता है, क्योंकि ना आपको 1 जुलाई को ही सारी पेमेंट कर देनी थी, अब आप नहीं कर रहे हो, तो एज अ कंपनसेशन के तौर पे ना ये चीज़ें एडिशनली प्रोवाइड कर दी जाती है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई। तो नहीं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है मे बी, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे बच्चे आज का मेरा लेक्चर होता है ख़त्म। आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और मैं सक्सेसफुल रहूँगा बेटा आपको सारे कंसेप्ट समझाने में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहे हो बेटा, तो आप अपने डाउट्स को बोलते हैं ना कि इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपका जो भी डाउट हो, छोटा बड़ा जैसा हो, पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ बेटा मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। टाटा बाय बाय, सयोनारा।